नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजो फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और ये क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के संबंध में ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए एक मैथ्स का सेशन है, जो क्या है एक स्पेशल सेशन है, जिसे आपको एग्जाम से पहले जरूर करके जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। इस पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, मेहनत की है, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सके। तो प्लीज़ इसे कंप्लीट करके जरूर जाइएगा, ठीक है। और ये पर्टिकुलर सेशन आपको कैसा लगा, क्या क्या इसमें चीज़ें थी और क्या क्या रिक्वायरमेंट और हो सकती है, जो कम समय में मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूं, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलिए ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न, इसमें क्या है कि प्रश्न क्या है, डी और सी दोनों ग्रुप्स के शामिल हैं। इसमें आपको सिंपल, मॉडरेट, टफ तीनों लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया, इसमें कह रहा है कि नीचे पाई चार्ट पर कौन सा आइटम लगभग 25% निरूपित करता है। तो एक हमें दिया गया है पाई चार्ट दिया गया है, यानी कि कुछ इस तरीके से दिया गया है, और हमें 25% की बात कही जा रही है। तो अगर हम इसको 25 क्या होता है, आपस में 100% हो सकता है, ठीक है। और 25 को अगर हम 4 जगह डिवाइड कर दें तो ये 25-25 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप 25% कह सकते हो। कौन सा इस तरीके से पार्ट बन रहा है, तो जो पार्ट ए है ये क्या है आपका 25% का शो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विकल्प ए, यानी कि सार्वजनिक आवास है। तो सार्वजनिक आवास कहां पर है, विकल्प ए में दिया गया है, तो इस तरीके से सही होगा। एक अगला कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में पूछ ले कि यहां पर कौन सा होगा, किसी कोण को दर्शाएगा, 90 डिग्री कोण को दर्शाएगा, तो ये क्या होता है, पूरा 360 अंश होता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो 308 क्या हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी कि 4 जगह डिवाइड होगा। तो कौन सा 90 डिग्री है या कौन किस तरीके से है, और उत्तर आपसे लगभग में पूछ रहा है, तो एग्जैक्ट के बारे में कोई कुछ बात कही नहीं गई, ठीक है। तो उसे ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला जो प्रश्न दिया गया, इसमें कहा जा रहा है कि किसी परीक्षा में 320 लड़के 180 लड़कियां बैठी हैं, ठीक है। फिर 60% लड़के और 80% लड़कियां पास हुई। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए। देखिए पूरी इंफॉर्मेशन हमें पास के बारे में दी गई, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, सिर्फ फेल के बारे में। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहां पर जो दिया गया है आपका कि किसी परीक्षा में 320 लड़के हैं, तो लड़के कुल कितने हैं आपके, यहां पर बॉयज जो हैं वो हैं 320, ठीक है। और गर्ल्स के बारे में क्या कहा गया है, वो कुल कितनी है 180, ठीक है। फिर हमसे ये कहा गया कि 60% जो थे लड़के क्या हुए, परीक्षा में पास हुए। तो 60% इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो निकल करके आएगा 192, ठीक है, 192। और गर्ल्स का इस तरीके से निकालेंगे कितना कि 80% लड़कियां पास हुई, तो इसका 80% जब आप निकालोगे तो वो निकल करके आएगा 144 निकल करके आएगा, ठीक है। 18 144 और 2 जीरो कट जाएंगे तो 144 हो गया। तो कितने लोग पास हुए, पहले हम उनको जोड़ लेते हैं। तो पास होने वाले लोग कितने हैं, इनको जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो मिलेगा 336। तो 336 जो थे छात्र पास हुए। अब हमें यहाँ पर ना लड़के कहा ना लड़कियां कहा, सीधे छात्र कह दिया गया। छात्र कौन, लड़के लड़कियां दोनों को मिलाकर क्या बनेंगे, छात्र। 336 कुल हुए यहाँ पर पास, ठीक है। तो कुल थे कितने, पहले वो देख लेते हैं। तो कुल के लिए सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। इनको जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होगा 320 और 180, इनको जोड़ने में जो हमें प्राप्त होगा वो 500 होगा, ठीक है। 500 हमें जो प्राप्त हो गए ये कुल हो गए। अब यहाँ पर ये देखना है कि पास कितने हुए हैं। तो पास 500 में से जो पास हुए हैं वो 336 पास हुए हैं, ये वाले। तो इनको अगर हम माइनस कर दे तो हमें फेल वाला पता चल जाएगा। तो माइनस करने पर हमें जो हुआ 164 जो मतलब स्टूडेंट थे वो पास हुए, ठीक है। अब हमें जो छात्र हैं फेल वाले, उनका प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो फेल यही तो हैं। तो फेल का ये हो गया, कितने में से प्रतिशत निकालेंगे, कुल में से, टोटल में से, ठीक है। तो टोटल कर देंगे और उसको अपॉन 100 कर देंगे। अब यहां पर जो हमें दिया गया है फेल कितने हुए हैं 164, ठीक है। कितने में से, 500 में से, और ये निकालना है हमें प्रतिशत, तो ये कर देंगे, इस तरीके से कट कर देंगे। तो जो आपका सही उत्तर बनेगा, इसको 164/5 को फिर सॉल्व करके जो हमारा उत्तर बनेगा वो बनेगा 32.8%। ये छात्र क्या हुए हैं, कुल छात्रों में से इतने प्रतिशत छात्र फेल हुए हैं। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा, 31, ये डी वाला आपका सही उत्तर होगा। 32.8% छात्र जो हुए वो फेल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपको ये लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन शामिल किया है, लेकिन आपके एग्जाम में लगातार रीजनिंग का नाम ना लेते हुए भी आपके एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इन चीज़ों को शामिल किया है, बस आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, रिमाइंड कराने के लिए।
चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि अक्षरों, प्रतीकों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रतीकों की संख्या और स्वरों की संख्या का योग क्या है। प्रतीक मतलब आपके क्या हो जाएंगे, सीरीज कैसे दी गई, लेटर्स हैं, सिंबल्स हैं और नंबर हैं, तीन चीजों पर कंसिडर हमें क्या करना है, ध्यान देना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमें क्या दिए गए हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें बात कहा जा रहा है कि प्रतीकों के बारे में। तो देख लेते हैं इसमें प्रतीक कितने हैं। प्रतीक कितने हो गए आपके यहाँ पर, देखो एक ए हैश मिल जाएगा, फिर यहाँ पर आपको आगे बढ़ते जाओगे तो आपको एक परसेंटेज मिलेगा, एक एट मिलेगा, फिर एंड मिलेगा, फिर आगे चले जाओगे ये वाला मिलेगा अपॉस्ट्रॉफी वाला, और फिर इस तरीके से आगे बढ़ोगे एंड मिलेगा और ये मिलेगा, फिर हैश मिलेगा। तो कुल इस तरीके से जब आप नोट डाउन करोगे तो आपको क्या मिला, एड्रेट मिला, हैश मिला और दो एड्रेट मिले, ठीक है। फिर क्या हो गया, एक अपॉस्ट्रॉफी में साइन मिला, एक एंड मिलेगा और एक और ये एड्रेट मिलेगा, एक परसेंटेज दिया गया है, फिर आपका एक हैश दिया गया है, ठीक है। तो ये कितने हो जाते हैं, इन्हें ध्यान रखना है। फिर देखते हैं हमें क्या कहा गया है, संख्या, स्वरों की संख्या के बारे में। स्वर कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो एक तो यहाँ पर दिया गया है आई, ठीक है, ये भी डी के बाद में आई दिया गया है, कैपिटल में दिया गया, हमें ध्यान रखना आई और ए कैपिटल में दिया गया है, ठीक है, दो ये हो गए। फिर आगे जो हमें दिया गया है इस तरीके से स्मॉल आई, फिर ए, इसमें देखोगे आपका ए दिया गया है, फिर ई दिया गया है, फिर आई दिया गया है और यू दिया गया है। तो कुल कितने यहाँ पर जो आपके स्वर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, स्वरों की संख्या को देखें तो आई हो जाएगा, फिर एक कैपिटल आई, फिर ए हो गया और फिर आई, ए, ई, आई, यू, ठीक है। तो इनको अगर देखते हैं तो ये कुल कितने 8 हैं, और इनको अगर देखते हैं इस सीरीज में देखेंगे तो ये कुल कितने हो जाएंगे 8। तो इस तरीके से हमें 8 कितने हो गए, 16 हो गए। तो इनकी जो संख्याओं का योग था वो 16, विकल्प सी हो गया। देखो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बस इतना आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में आए तो हम लैंग्वेज समझ के क्वेश्चन कैसे करेंगे। सेम क्वेश्चन तो नहीं आना है, ठीक है, आ जाए वो बहुत ही रेयर चांस होते हैं, बस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 5 वर्ष पहले पुनीत और अमृता की औसत आयु 15 वर्ष थी। आज पुनीत, अमृता और रेणु की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 12 वर्ष के बाद जो होगा रेणु की आयु क्या होगी। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर हमें क्या कहा गया कि 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले किसकी बात कही गई है, पुनीत और अमृता की बात। पुनीत और अमृता, इनकी औसत आयु कितनी थी, 15 थी, और दो लोग हैं तो 15 दूना 30 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्या कहा जा रहा है कि पुनीत, अमृता और रेणु, फिर कर लिया हमने जो प्रेजेंट टाइम है आज यानी कि वर्तमान, पुनीत, अमृता और रेणु, ठीक है, हमने यहाँ पर इनको क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब ये कितने, इनकी औसत आयु 20 दी है, कुल कितने लोग हैं 3, तो 20 दिया, ये कितना हो जाएगा, हमें जो मिलेगा वो 60 मिलेगा, ठीक है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि 12 वर्ष के पश्चात रेणु की आयु क्या होगी। अब हमें देखो पुनीत और इनकी ये आयु पता है, तो हमें यहाँ पर 5 साल पहले पुनीत और अमृता की आयु पता चल गई 30 है। तो वर्तमान में हम इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 आपकी पुनीत की हो गई और 5 किसकी, अमृता की होगी, तो 5 5 10 हो गए, तो 10 इसमें जोड़ दे, यानी कि जो इधर 40 आएगी वो वर्तमान उम्र दोनों की हो जाएगी। यहाँ पर भी पुनीत और अमृता की जो वर्तमान उम्र 40 हो जाएगी, ठीक है। अब बचता है रेणु, तो 40 से, ये 60 से 40 माइनस कर देंगे तो बचेगा 20, तो 20 क्या हो जाएगी, रेणु की आयु हो जाएगी, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। अब हमसे 12 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, तो 20 में क्या कर देते हैं हम, यहाँ पर रेणु की जो आयु हमें दी गई है 20, ठीक है, प्राप्त हुई, इसमें 12 वर्ष अगर हम जोड़ देते हैं तो 20 10 30 2 32, ठीक है, 32 वर्ष हमें क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। ये विकल्प बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 144 अंश केंद्रीय कोण के वृत्तीय त्रिज्य खंड के रूप वाले कार्डबोर्ड की चादर को मोड़कर एक शंकु बनाया गया है, ठीक है। उस शंकु की त्रिज्या क्या होगी। देखिए मैं बता रहा हूं यहाँ पर कि कोई क्या है 30 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कि हमने ये वाला, अगर ऐसे ये वाला सेगमेंट था और ये वाला हमने ड्रॉ किया, तो ये जो त्रिज्या यानी कि ये वाली जो आर है वो कितनी है, वो 30 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। ये वाला हमें कोण दे दिया गया है, ये वाला कितना दिया गया है, 144 अंश दे दिया गया है। फिर हमसे ये कहा जा रहा है कि ये वाला जितना पार्ट है
इसको सिर्फ इतने वाले पार्ट को मोड़ करके एक शंकु बनाया गया। तो जब शंकु बनाया जाता है, एक मतलब कार्डबोर्ड था, उसको मोड़ करके शंकु बनाया जाता है, तो उस शंकु की जो त्रिज्या बनेगी वो हमें बतानी है। देखो एक चीज आपको यहाँ पर ये समझ में आ रही होगी, आपने देख रहे होंगे कि यहाँ पर कहा जा रहा है त्रिज्य खंड, ठीक है। तो ये वाला जो त्रिज्य खंड है, तो त्रिज्य खंड वाला पार्ट जो होता है वो है ये वाला, ठीक है, ये वाला त्रिज्य खंड हो जाता है। जो आर्क होता है चाप, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये चाप हो जाता है। अगर वृत्त खंड की बात करें तो जो पूरा वृत्त होता है और ऐसे डाल करके जीवा जो काटा जाता है वो वृत्त खंड हो जाता है। हमने आपको यहाँ पर तीनों बातें क्लियर कर दी हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। त्रिज्य खंड को सेक्टर कहा जाता है, चाप को आर्क कहते हैं और वृत्त खंड को सेगमेंट कहते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। जब हम इस वाले पोर्शन को काट करके हम शंकु बनाएंगे तो ये जो नीचे वाला पोर्शन होगा यानी कि ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा हमारा 2πr में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये अगर हमें ये पता चल जाए तो उसके दम पर हम क्या कर देंगे, त्रिज्या फाइंड कर लेंगे 2πr लगा करके। तो ये क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं l से, l कह सकते हैं, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, त्रिज्य खंड की लंबाई। तो त्रिज्य खंड जो दिया गया है इसकी लंबाई क्या कह सकते हैं, l बराबर हम फॉर्मूला रख सकते हैं 2πr, और ऊपर से क्या कर देंगे, थीटा बटे 360 कर देते हैं, ठीक है, थीटा बटे 360 अंश। यहां पर देखो वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² और त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है ये थीटा बटे 360, ये πr² लगाएंगे। जब हमें चाप की लंबाई पूछी जाएगी यानी कि सिर्फ इतनी वाली लंबाई पूछी जाएगी ये वाली, तब हम क्या करेंगे, थीटा बाई 360 2πr लगा देंगे। तो ये इन्हें भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमें दिया गया है l के बराबर यहाँ पे क्या निकालेंगे 2, फिर यहाँ पर हमने लिख लिया पाई, फिर यहाँ पर जो हमें त्रिज्या दी गई थी वो दी गई थी 30, और जो हमें कोण दिया गया है वो 144 अंश दिया गया है, और इसके नीचे 360 कर लिया हमने। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल होकर के, और 12 बरे हम 144 और 12 3 36, इस तरीके से कट करके जो आपका सॉल्व होकर के आएगा वो 24 पाई प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 24 पाई क्या होगा, ये नीचे वाला पोर्शन होगा। और जब इस वाले पोर्शन को मोड़ करके हम बनाएंगे तो शंकु हमारा छोटा तो बनेगा, लेकिन ये नीचे वाला पोर्शन यही तो रहेगा, यानी कि जो ये किसके बराबर होगा, ये 24 के पाई के बराबर होगा, ये इसके बराबर है, और ये वाला इसके नीचे वाले के बराबर होगा, ठीक है। अब हम ये क्या करते हैं कि शंकु के नीचे वाली जो परिधि होती है क्या करते हैं, 2πr रख सकते हैं। 2πr बराबर हमें कितना मिला है, 24 पाई मिला है, ठीक है। अब हम इसको पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे और 2 से 2 ये किस तरीके से कैंसिल कर देंगे तो ये 12 बचेगा, यानी कि जो हमें त्रिज्या प्राप्त हुई, जो शंकु बना उसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है, यानी कि विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे कर सकोगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक मानचित्र का स्केल है, वो स्केल क्या है, 1 अनुपात और फिर क्या है 30 लाख के अनुपात में दिया गया है। फिर कहा गया है कि दो नगरों के बीच की वास्तविक दूरी 120 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर इनके बीच की वास्तविक दूरी या फिर जो रियल डिस्टेंस है वो कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर जो सारी चीजें दी गई हैं वो अनुपात में दे दी गई, लेकिन हमसे अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन को दे करके क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पर डिजिट क्या कह रहा है कि सेंटीमीटर, यानी कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम सेंटीमीटर में इसको मापेंगे और दूरी हमें किलोमीटर में दे दी गई है। तो चलिए देखते हैं जो हमें दिया गया है उस पर पहले ध्यान देते हैं। हमें दिया गया है 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर जो हमें दिया कितना दिया गया है 30 लाख। इसको कितना लिखेंगे, 3 0 और फिर 0 और फिर 2 0 और, तो इतना ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, इसको मान लेंगे स्केल को, ठीक है। इंच और सेंटीमीटर दिया होता है स्केल में, हम यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया तो सेंटीमीटर मान के इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अब हमें जो नगरों के बीच की जो दूरी कही गई है वो कितनी दी गई है, 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर जो दिया गया है इसको पहले हम मीटर में बनाएंगे, तो मीटर में बनाने के लिए से हम क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। जब हम इसको सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100 से और गुणा कर देंगे, तो ये हमें कितना सेंटीमीटर में प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, उस स्केल पर जितना दिया है पैमाना उससे भाग कर देंगे, ये 3 हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पर 2 0 और फिर 2 0, ये कितना हो गया हमारा 30 लाख, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर कितने जीरो हैं, 2 2 4 2 6, यानी कि यहाँ पर 2
और 3 5 1 6, ये सारे जीरो कट गए, जो बचता है 12/3 बचता है, और 3 ये 4 बार जाएगा, आपका 4 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, मानचित्र पर उनकी दूरी 4 सेंटीमीटर होगी, तो विकल्प ए को ध्यान रखना है। ठीक है, यही सही उत्तर होगा आपके प्रश्न के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। दिया गया है इसमें कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विषम संख्या स्थानों पर दिखाई देने वाले सभी अक्षर हटा दिए जाएं, ठीक है, तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, हमें यह बताना है। तो सबसे पहले अगर हम वर्णमाला को लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, यानी कि ए से लेकर जेड तक, ABCDEFGHIJKL, फिर MNOPQRSTUVWXYZ। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि हम यहाँ से जो विषम वाले स्थानों पर आ रहे हैं उन्हें हम क्या करें, हटा दें। ये देखो विषम संख्या वाले हैं, उन्हें हम हटा देते हैं और सिर्फ किसको रखते हैं, सम वाली संख्या को, सम वालों की जगहों को रखते हैं सिर्फ। ठीक है, तभी हटा देंगे तो क्या रखेंगे हम, बी रखेंगे, ये विषम पे आएगा, फिर डी रख लेंगे, फिर क्या रख लेंगे, फिर एफ रख लेंगे, फिर क्या रखेंगे, एच रख लेंगे, एच के बाद में क्या रख लेंगे, जे रख लेंगे, जे के बाद हम जे, और फिर इसके बाद हम क्या कर लेंगे, हम एल रख लेंगे, एल के बाद क्या कर लेंगे, हम एन रख लेंगे, एन के बाद क्या करेंगे, पी रख लेंगे, और पी के बाद आर, फिर टी। देखो हमारे 9 हो गए होंगे, यहाँ से हम एक देखना शुरू करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमें क्या करना था, 9वें स्थान पर, यानी कि हम जहाँ से शुरू करेंगे वहीं से 9वें स्थान पर लेंगे, 9वें स्थान पर हमें आर प्राप्त हो रहा है, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस हमें आपको समझाना था, इसलिए मैंने इतना लिखा। उम्मीद है आप इतना नहीं लिखोगे, सीधे ही क्वेश्चन कर लोगे। अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि 9000 की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग और बी के भाग का जो अनुपात हो 5:2, और बी के भाग तथा सी के भाग में अनुपात जो दिया है 7:13 है। ठीक है, फिर हमसे कहा जा रहा है कि बी का भाग क्या होगा, इसे देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पहले में करा चुका हूं, इसे पूछा जा चुका है, इसलिए मैं फिर से रिपीट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं ए अनुपात बी का अनुपात जो है, ये अनुपात बी के अनुपात जो हमें दिया गया है वो कितना है, 5:2 दिया गया है। दूसरी बात कहा जा रहा है कि बी अनुपात सी जो दिया गया है वो 7:13 दिया गया है। देखो अब यहाँ पर बी 2 है, यहाँ पर बी 7 है, ये बराबर नहीं है, तो इन्हें बराबर करना आसान है। इधर वाले पोर्शन को हम 7 से गुणा कर देते हैं, इधर वाले पोर्शन को हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये 35 हो जाएगा, और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा 2 से जब गुणा करेंगे इसको। ठीक है, तो हमें क्या निकल करके आया, ए अनुपात बी अनुपात सी जो मिला वो कितना मिला, ए का मिला है 35, बी का मिला है 14, देखो दोनों में 14 हो गया, और सी का मिला है हमें 26। फिर हमसे क्या कहा जा रहा है कि राशि कितनी दी गई है, आपका 9000। जब हम इन जो सारे अनुपात हैं, रेशियो हैं, इनको जब जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 75 मिलेगा। ठीक है, 75 रेशियो बराबर जो हमें दिया गया है कितनी, हमें 9000 रुपये दिए गए हैं। अब हम एक रेशियो की जब वैल्यू निकालेंगे तब क्या करेंगे, इसे जब भाग दे देंगे, ठीक है, 25 ये 3 बार जाएगा, फिर तो यहाँ पर बचेगा हमारा 360, फिर 3 से करेंगे तो ये कितना बचेगा हमारा, 12 बचेगा, 12 3 36, ठीक है, और 1 0, तो ये 120 एक रेशियो की वैल्यू निकल गई। अब हमें यहाँ पे कुछ भी पूछे, ठीक है, ए का पूछ ले, बी का पूछे, सी का पूछे, आप निकाल सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पर बी पूछा गया, बी बराबर कितना निकल करके आया है 14। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 120 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 16 और 80 प्राप्त होगा। ठीक है, तो विकल्प डी वाला जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस इस फॉर्मेट और कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस वाले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि मैं पढ़ के बता, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - x - 4 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β - अल्फा × बीटा। देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई इक्वेशन है आपकी, ठीक है, द्विघात समीकरण है ये वाली, और इसके जो रूट दिए गए हैं, मूल दिए गए हैं, मूल कौन है, अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा दिए गए हैं, तब हमें क्या करना है, 1/α + 1/β - अल्फा
गुणे बीटा, इनकी क्या है हमें मान या वैल्यू निकालनी है, वो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण दी होती है उसकी क्या कंडीशन होती है, आपको समय कम लगे और मैं ज़्यादा बता पाऊँ इसलिए मैंने पहले से चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं। इक्वेशन होती है वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होती है कि जो यहाँ पर a दिया होता है, ठीक है, इसके सामने वो जीरो ना हो। अगर वो जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो, तब यहाँ पे होगा 0 माइनस एक्स माइनस 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर बनेगी नहीं, यानी कि द्विघात समीकरण ये नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसकी कंडीशन होती है, इसे आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा देख लेते हैं। तो इनको जो फाइंड करने के अलग अलग तरीके होते हैं, आपका क्या कहते हैं b² माइनस 4ac, लेकिन हम सीधे सीधे यहाँ पर जब हम फाइंड करेंगे तो वो क्या कर सकते हैं हम, कि इसे पहले क्लास में बताया था कि अल्फा प्लस बीटा जब रखेंगे तो माइनस b अपॉन a, और अल्फा इंटू जो बीटा होता है वो क्या हो जाता है c बटे a हो जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये b c कहाँ से आया। देखिए ये यहाँ पर जो होगा वो क्या होता है, आपका कोफिशिएंट होता है x का, यानी कि x का गुणांक होता है, ठीक है। b हो जाता है a और ये हो जाता है c, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है इस वाले इक्वेशन में, अगर इस वाले इक्वेशन को हम देखें तो माइनस बी क्या दिया गया, माइनस बी क्या दिया गया है, यहाँ पर गुणे में क्या होगा 1 ही तो होगा, तो हम इसको कर लेते हैं माइनस, फिर ये अंदर क्या कर लेंगे -1 कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाता है ए में क्या हो जाएगा, ए गुणे में हो जाएगा, ठीक है। अब ये बाहर निकलेगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और नीचे भी 1 हो जाएगा, तो बराबर में हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 प्राप्त होगा। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो c कितना दिया गया, c हमें दिया गया है -4, तो ऊपर कर लिया हमने -4, नीचे a की जगह हमने लिख लिया 1, तो इसकी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें प्राप्त हो गया 4, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि ये वाला जो है इक्वेशन सॉल्व करके बताइए। तो जब हम इसको, इस वाली इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जब इसके बराबर करेंगे हर, तो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अब क्या करना है, उसके बाद में हमें जोड़ना नहीं, माइनस का लिखा हुआ है, क्या माइनस का दिया गया है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा जो हमें मिला है, कितना मिला है, जो इक्वेशन आपने सॉल्व की है वो आया है 1, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना आया है आपका 4, तो क्या हो गया 1/4 माइनस, ठीक है, और ये भी कैसा आया है आपका -4 आया है, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे -4, अब ये बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और जब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आएगा 15/4, ठीक है। तो ये आपका 15/4 यानी कि विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाता है। तो बस हमें यहाँ पर चीजें आपको रिवाइज करानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि अम्ल और पानी, ठीक है, एक घोल है किसमें 25 लीटर घोल में है, और अम्ल और पानी का जो अनुपात दिया गया है वो 4:5 दिया गया, मतलब 4:1 दिया गया है। फिर इसमें कहा जा रहा है कि इस घोल में यदि 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो क्या होगा, इस घोल में अब अम्ल और पानी का अनुपात कितना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कोई क्या था, ये 25 लीटर था पूरा पार्ट। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि अम्ल मतलब आपका एसिड और पानी मतलब आप लिख सकते हो वाटर, तो एसिड का अनुपात किससे, वाटर से है, ठीक है। ये कितना दिया है 4 और ये कितना दिया है 1। अब ये कितना हो गया, 4 1 5 हो गया, यानी कि 5 रेशियो बराबर दिया गया है 25, तो 1 रेशियो बराबर 5/25, यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 चौके 20 हो जाएगा, आपका अम्ल हो जाएगा, और 5 लीटर आपका क्या हो सकता है, पानी हो सकता है। अब हमसे दूसरी कंडीशन क्या कही जा रही है, हमसे ये कहा जा रहा है कि यदि 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो ये 5 में अगर हम 3 लीटर पानी मिला दें तो रेशियो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी कि 5:2 क्या हो जाएगा, जो नया रेशियो बनके तैयार होगा पानी का और आपका अम्ल का, तो 5:2 विकल्प बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। बस कॉन्सेप्ट को आपके ध्यान में रखना है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, और कम समय में आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ये 65, तो ये क्या हो जाएगा, जो कितना जो हम यहाँ पर बेच रहे हैं 65 रुपये, मतलब ये हमारी जो लागत लगी थी, ठीक है, और हम बेच कितने पर रहे हैं 62 रुपया 40 पैसा, ठीक है। अब हम क्या कर दें, अगर हम यहाँ से क्या कर दें, घटा दें, ठीक, घटाने पर जो हमें प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 2.60, ठीक है। ये क्या हो रहा, हमें देखो हम लगाए कितना 65 बेच इतने पर, यानी कि हमें हानि हो रही है कितनी 2.6 की, और
6 की जो हमें हानि प्राप्त हो रही है तो लागत भी तो प्राप्त होगी। लागत हमारी कितनी है 65, तो 65 पे ये हमें हानि हो रही है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसका जो क्या करेंगे प्रतिशत हानि निकाल लेंगे। तो प्रतिशत हानि जब हम निकालेंगे तो 4% हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना, 4% कहां पर दिया गया है, जो विकल्प डी है इसमें है 4%, वो हानि है, याद रखना है, लाभ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें यह कहा जा रहा है कि 2a व्यास वाले किसी वृत्त के में एक अंतर्वर्ग है। ठीक, इसके अंतर क्या है, इसके अंदर जो एक वर्ग है, और दूसरे वृत्त के परिगत यानी कि उसके बाहर क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, और दूसरा वृत्त है, और उसमें क्या है, बाहरी और भीतरी वर्गों के क्षेत्रफलों के बीच कितना अंतर है, हमें यह बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा, कोई एक क्या रहा होगा, सर्किल रहा होगा, उसे ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि वो एक वृत्त है। ये क्या हो गया, कोई एक वृत्त हो गया। चलिए ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत एक वर्ग है, इसके अंदर क्या है, एक वर्ग है। वर्ग मतलब इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, जिसकी बराबर होती वही तो वर्ग होता है। तो ये क्या हो गया, इसके अंदर एक वर्ग हो जाता है। ठीक है, फिर हमसे कहा जा रहा है कि दूसरा क्या है कि वृत्त के बाहर परिगत वर्ग है। दूसरी बात कही जा रही है, दूसरा नहीं है, दूसरी बात कही जा रही है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, एक और यहां पर क्या होगा, इस तरीके से एक वृत्त होगा। ठीक है, आपका तो ये हो जाता है आपका दूसरा वृत्त। फिर हमसे ये कहा जा रहा है कि बाहरी और भीतरी वर्गों के क्षेत्रफलों के बीच अंतर कितना होगा, यानी कि जो यहां पर हमने ड्रॉ किया है, जैसे कि ये ग्रीन वाला, हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो ग्रीन वाला आपका दिया गया है, और अंदर यहां पर जो दिया गया है कैसा, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये रेड वाला। ठीक है, इनके बीच जो क्या होगा, जो इनके बीच के जो एरिया होगा यानी कि क्षेत्रफल, इसका अंतर क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, और ये देखो यहां पर कोई डिजिट नहीं दी गई है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या हो सकता है यहाँ पे दिया होगा। देखिए ये क्या है, आपका एक वृत्त है, सर्किल है। तो सर्किल के अंतर्गत क्या होगा, इसकी रेडियस दी होगी कोई, ये रेडियस हो सकती, ये दो रेडियस मिलाकर इसका व्यास बन सकता है। ठीक है, अब इसका व्यास कितना दिया गया है, व्यास बराबर हमें दिया गया है 2a के बराबर। ठीक है, 2a के बराबर जब हमें व्यास दिया गया तो हमें क्या मिल गया, इसका जो छोटा वाला जो आपका वर्ग हो गया, ये वाला जो वर्ग हो गया, इसका ये विकर्ण मिल गया। और विकर्ण हमें विकर्ण कितना होता है, विकर्ण होता है हमारा, विकर्ण बराबर जो आपका सूत्र होता है सॉल्व करके निकालोगे तो विकर्ण होता है भुजा और गुणे √2 होता है। ठीक है, जब भुजा गुणे √2 होता है और विकर्ण हमें कितना दिया गया है 2a, ये वाला 2a यानी कि व्यास बराबर विकर्ण है ना छोटा वाला, तो 2a हो गया। और जब क्या करेंगे 2a बराबर हम क्या कर लेते हैं, भुजा गुणे √2 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा आसान सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ √2 से गुणा कर दें, √2 से, तो क्या होगा, ये आपस में 2 बन जाएगा, तो इस 2 से इस 2 वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या बचेगा, a√2 बचेगा, क्या भुजा बराबर a√2 बचेगा। तो ये क्या हो जाता है, जो छोटा वाला होगा इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो ये छोटे वाली की क्या हो गया, आपका भुजा हो गई, तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो जब ये भुजा का हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 2a²। ठीक है, ये हो गया हमारा छोटे वाले का। अब जब हम बड़े वाले का फाइंड करेंगे, प्राप्त करेंगे, तो यहां पर सिर्फ आपको समझना है ये क्या है, ये सर्किल है, ये पूरा सर्किल है। अभी यहां से अगर हम ऐसे लाइन खींच दे तो क्या होगा, सर्किल का व्यास होगा कि नहीं होगा, और ये व्यास देखिए किसके बराबर है, इसके साइड के बराबर है। देखिए ये वाली ऊपर साइड हो गई, इसके बराबर है। अगर हम इस साइड से देखें तो ये क्या है, देखो ये इसके साइड के बराबर है, यानी कि इसका व्यास ही जो होगा आपका जो वृत्त है यानी कि सर्किल है, बड़े वाले वर्ग के भुजा के बराबर होगा। तो व्यास कितना दिया गया है हमें, व्यास यहाँ पर दिया गया है 2a, तो 2a दिया गया है। अब भुजा स्क्वायर कर दे, यानी कि इसका स्क्वायर कर कितना हो जाएगा 4a²। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। हमसे अब पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर, तो देखिए ये यहाँ दिया गया है 2a², ये 4a²। तो जब हम इनका अंतर निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें जो प्राप्त होगा 2a² प्राप्त होगा। इनके बीच का अंतर कैसा, एक यूनिट डिजिट होगा, ये वर्ग होगा और क्या होगा, इकाई होगा। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ और तो कहा नहीं गया है। ठीक है,
तो 2 ये स्क्वायर वर्ग इकाई होगा, यानी कि जो विकल्प बी है, ठीक है, आपका सही उत्तर होगा। बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। चल ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि सोनू एक काम को 25 दिन में कर सकता है, ठीक है, और कविता उसी काम को 20 दिन में कर सकती है। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम करते हैं या किया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि सोनू काम को छोड़कर चला जाता है और कविता अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो इसका सीधा सीधा क्या है तरीका, सबसे पहले सोनू ने कोई काम किया होगा, ठीक है, वो काम कितने दिनों में कर रहा है, 25 दिनों में कर रहा है बंदा, ठीक है। फिर क्या है कि और उसी काम को कविता कितने दिनों में कर रही है, तो कविता कर रही है 20 दिनों के अंदर में, ठीक है, 20 दिन में कर लेती हैं। अब यहाँ पर जो दिया गया है ये क्या है, इतना हमें समय लग रहा है, हम क्या करते हैं, इनकी इफिशियंसी निकालने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम हमारा क्या हो जाता है, कुल काम हो जाता है। तो इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, यानी कि लासा निकालेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। तो 20 चौके 100 और 20 पंचे 100, ठीक है, 25 चौके 100, ये 25 का 4 से और 20 का 5 से, ठीक है, तो ये 100 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये इनकी इफिशियंसी हो गई, इफिशियंसी यानी कि जिसे आप क्षमता कहते हो, ठीक है। अब कोई बंदा काम करेगा तो अपनी क्षमता के अनुसार ही तो काम करेगा, तो ये 4 की क्षमता से काम करेंगे, ये 5 की क्षमता से काम करेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने 5 दिन काम किया, यानी कि इन दोनों ने मिलकर के किया, तो 4 और 5 जोड़ लेंगे तो वो हो जाएगा 9। काम कितना दिन किया, 5 दिन किया, तो इन्होंने कितना काम निपटाया, 9 और 5 से क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो इन्होंने 45 काम कंप्लीट कर लिया। काम कुल कितना था, 100, तो हम 100 से 45 घटा देंगे तो हमारे पास काम कितना बचेगा, 55। अब हमारे पास जो काम 55 बचा है वो कौन करेगा, कविता के लिए काम शेष काम करेगी। तो कविता की जो इफिशियंसी कितनी है, 5, तो 5 से हम कर देंगे डिवाइड, तो कितना बचेगा, 11 × 5 = 55, तो यानी कि वो 11 दिन में पूरा कर लेगी, ठीक है, उस काम को, बचे हुए काम को। तो विकल्प सी क्या हो जाता है, आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। अब देखते हैं ये एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। इसमें दिया गया है यदि PQRS एक आयत है, ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि यदि PQ बराबर 3 रूट 3 किसका, QR का, QR जो है उसका मतलब रूट 3 है, ठीक है, तब ये कहा जा रहा है कि जो कोण दिया गया या फिर एंगल PRS किसके तुल्य यानी कि किसके बराबर है, तुल्य मतलब उसे तुलना करना हो, किसके बराबर है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, एक हम आयत बनाते हैं, कोई मान लेते हैं यहां पर कोई एक आयत दिया है, ठीक है, आयत हो गया कुछ इस तरीके से, बस आपको समझ लेना है, ये हो गया हमारा आयत। चलिए ठीक है, अब यहां पर जो हमें दिया गया है आयत कैसा है, PQRS, यानी कि ये P होगा तो ये Q होगा, एक अगला R हो सकता है, ये वाला S हो सकता है। फिर हमसे ये कहा गया है कि PQ बराबर, ये जो PQ दिया है किसके, ये QR का रूट 3 है, यानी कि ये 1 है तो इसका कितना है, ये रूट 3 है। बस यहाँ पर इस लैंग्वेज को ध्यान रखना है, अगर इतना आप समझ गए तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। फिर हमसे कहा जा रहा है अगली बात कि एंगल PRS, एंगल जो आपका दिया गया है यहाँ से P, ठीक है, अगला ये हो गया आपका R और ये अगला हो गया S, तो ये वाला जो एंगल यानी कि आपका जो कोण दिया गया थीटा, ये किसके बराबर है। अब हमसे इतना दिया, इतनी इंफॉर्मेशन दी गई, हमें बाकी की ये चीज़ें पूछी गई, तो हम इनको कैसे करेंगे। आपको पता है कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें उस एंगल के बारे में नहीं पता, हमें बताया इस ट्रेंगल के बारे में गया है, यानी कि इस जो त्रिभुज है इतना वाला पार्ट इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो आपका एंगल दिया गया है, एंगल जो आपका होगा PRS, ठीक है, PRS ये वाला एंगल किसके बराबर हो सकता है, एंगल यानी कि कोण RPQ के, कोण RPQ के, यानी कि इस वाले कोण के बराबर हो सकता है। भैया ऐसा क्यों हो सकता है, देखो इसमें दो तरीके से बराबर हो सकता है, एक तो एकांतर कोण हो जाएंगे, एक तो एकांतर कोण हो सकते हैं, यानी कि जो ये वाले जो ये एक इधर का एक उधर का इस तरीके से बराबर हो सकते हैं। दूसरी क्या है, यहाँ जो सर्वांग समता अगर लगा दें हम, यानी कि जो सभी अंग समान करके होता है ना ट्रेंगल में, तो उस बेस पर भी क्या हो जाएंगे, ये कोण बराबर हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन हम इसलिए लिख सकते हैं। अब अगला देखते हैं, जो आगे की बात कही गई है कि अब हम इस एंगल को फाइंड कैसे करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं इस एंगल के लिए, यानी कि जो एंगल हमारा P दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ये त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज PQR में जब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो
tan थीटा के यहाँ पर मान लेते हैं, अगर ये मान लेते हैं कि थीटा दिया गया है, इस एंगल के बारे में मुझे नहीं पता अभी, ठीक है, ये थीटा दिया गया है, तो ये क्या हो जाता है लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर लंब लिख लिया, हम आधार लिख लिया, और लंब कितना दिया गया है 1, ठीक है, और आधार कितना दिया गया है √3, तो 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है tan में, ये हो जाती है आपकी 30 डिग्री। तो जब ये थीटा बराबर आपको 30 अंश मिल गया है, तो जब ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ये भी तो आपका 30 अंश हो जाएगा, यानी कि विकल्प आपका कौन सा सही उत्तर होगा, आपका विकल्प सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि नल ए किसी टंकी के 2/3 भाग को 8 घंटे में भर सकता है, और नल बी उसी टंकी को 3/4 भाग को 12 घंटे में भर सकता है। तो पूरी टंकी जो भरी है उसको खाली क्या होता है, एक नल सी है वो 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में पूरी तरीके से भर जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम ये निकाल लें, पहले तो दिया गया ए कुछ काम करता है, फिर बी करता है और सी करता है, तो ये हम देख ले कि ए पूरी टंकी को कितने देर में भरेगा, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये क्या करता है, व्यक्ति कोई पर्सन ए है, वो 2/3 भाग को क्या करेगा, ये भाग है, इस भाग को कितनी देर में भरेगा, वो लेता है आपका 8 घंटे, ठीक है, ये 8 घंटे में भरेगा। यानी कि कुल कितना है, नीचे वाला भर कितना रहा है, 2 वाले पार्ट को, तो कितना समय ले रहा है, एक मतलब एक पार्ट को भरने में कितना समय लेगा, 2, ये कितना हो जाएगा 4, एक पार्ट को भरने में 4 समय लेगा, मतलब 4 घंटे लेगा, ठीक है, ये घंटे आर से याद रखना। तो 3 पार्ट को भरने में कितना समय लेगा, ये आपका 12 घंटे लगेंगे इसको पूरी टंकी को भरने में, ठीक है, किसके द्वारा, ए के द्वारा, व्यक्ति ए है जो है उसके द्वारा, ठीक है। अब देख लेते हैं बी की प्रक्रिया क्या है। बी का ये कह रहा है कि बी जब भरता है आपका 3/4 भाग, वो कितना समय में भरता है, 12 घंटे में भरता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला क्या होता है, कुल भाग हो, ऊपर वाला ये नीचे वाला कुल होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाले नीचे वाले का ही भाग होता है, ठीक है। तो 3 जब ये भरता है कितनी देर में, आपका 12 घंटे में, ठीक। तो एक कितनी देर में भरेगा, 3, एक 4, ये 4 घंटे में भरेगा एक भाग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आपका पूरा कितनी देर में भरेगा, 4 चौके 16, ठीक है, ये पूरी टंकी को भरेगा आपका 16 घंटे में, 16 1 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। और सी का तो दिया हुआ है कि ये 8 घंटे में खाली कर देता है, यानी कि ये काम क्या करता है, वो माइनस लगा देंगे क्योंकि ये टंकी को खाली कर रहा है। अब हम फिर उसी कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं, ए बी और सी। ए ने क्या किया, ए 12 घंटे में भर सकता है, सी क्या करता है 16 घंटे में, और आपका मतलब बी और सी क्या कर सकता है, आपके 8 घंटे में खाली कर सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया। ये समय ले रहे हैं हम, और हम इनकी इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, जब इनकी इफिशिएंसी निकालेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या निकल करके आएगा, अगर हम इनका एलसीएम निकलेगा 48, तो 12 को 4 से करेंगे तब 48 होगा, 16 को 3 से तब 48 हो जाएगा, और 8 को अगर 6 से कर दें तो ये 48 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना इसकी इफिशिएंसी माइनस में है क्योंकि नल खाली करता है, ठीक है। अब क्या हमसे कहा जा रहा है कि यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय पूरी तरीके से भर जाएगी। तो भैया यहाँ पर सबको जोड़ लेते हैं, यानी कि 4 + 3, अब माइनस क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 6 कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 3 7 जोड़ लिया, माइनस का 6 कर लिया, तो कितना बचा, 1 बचा। अभी इफिशिएंसी कितनी बची, 1। टंकी कुल कितनी है, यानी कि कुल काम कितना है 48। 48 को जब हम क्या करेंगे 1 से भाग करेंगे, कितना 48 ही बचेगा, यानी कि कितना घंटे लेगा, 48 घंटे लगेंगे, ठीक, उस टंकी को भरने में तीनों के द्वारा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है, फिर 27 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। एक सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको रिवीजन कराना है, कॉन्सेप्ट बताना है बस। देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर आगे कहा जा रहा है सेकंड वाली बात कही जा रही है, तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम किस में करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसके लिए क्या करना होता है, 72 को हम क्या कर देते हैं 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, जो हमें प्राप्त होगा वो 20 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 9 दूना और 9 8, ठीक है, 8 पंचे 40 और 2 से कटेगा, ये आपका 20 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, जो हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी क्या समय जो होता है, यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या हो सकता है आपका
स्पीड इंटू टाइम यानी कि आपका जो चाल और समय से गुणा कर देते हैं। तो चाल कितनी निकल करके आई, हमें 20 मीटर पर सेकंड मिली थी तो 20 हो गई। अब समय कितना लेती है, हमसे कहा जा रहा है कि 27 सेकंड में कितनी दूर जाएगा, तो ये 27 कर लिया। ठीक है, 27 दूना 54 और पीछे एक जीरो, ये आपका 540 कितना हो जाता है मीटर चलेगा। ठीक है, 27 सेकंड में, तो 540 मीटर कहाँ, ये विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब एक ये थोड़ा सा क्या है अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं बस। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक समषटभुज का क्षेत्रफल जो है वो 96√3 दिया गया है, 96√3 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में ही तो दिया जाएगा। फिर हमसे कहा जा रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा, हमें परिमाप बताना है। तो यहाँ पर कोई एक षटभुज दिया गया यानी कि उसमें कितनी साइड होंगी, 6 होंगी, 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा 6, कुछ इस तरीके से दिया होगा। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है, बस आपको समझना है कि ये सारी साइड क्या है, ये बराबर हैं, यानी कि ए है इतना वाला तो ये भी ए होगा, ये बराबर हैं, ये क्वेश्चन में कहा गया है। बनाने पे मजा है, बस आपको समझाने के लिए मैं चीजें बना रहा हूँ। अब यहाँ पर कोई एक सेंटर होता है, ठीक है, केंद्र हो जाएगा। अब इसके केंद्र से अगर हम ये जो कोण है इनको हम मिलाना शुरू करें, ठीक है, ज्यादा हम डिटेल में नहीं ना जाकर बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि अगर आपको फॉर्मूला भी ना याद रहे तो क्या करोगे। तो ये कोई यहाँ पर सारे इतने सारे त्रिभुज बनते हैं, तो कितने त्रिभुज बने आपने देखा, 1 2 3 4 5 6 षटभुज था, तो यानी कि क्या बने 6 आपके त्रिभुज बने। और ये जो ये त्रिभुज बनते हैं, कोई एक त्रिभुज यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई ये वाला त्रिभुज होगा। तो ये त्रिभुज जितने सारे बनते हैं इनका एक आप जानते होंगे एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक त्रिभुज होता है, कौन सा, ये वाला, जिसकी सारी साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इस त्रिभुज के जो आयतन का फॉर्मूला होता है मैंने लिखवाया था, यानी कि जो आयतन, माफ करना, आयतन नहीं होता क्षेत्रफल होता है 2D का हमेशा। तो एरिया जो हो जाएगा उसका जो आपका जो सूत्र होता है यानी कि √3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कह सकते हैं या फिर हम भुजा स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसी को इसमें रख देते हैं, यानी कि हमसे कहा गया कि √3/4 ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक त्रिभुज का इतना निकल करके हमें 6 का चाहिए, तो हम इसको 6 से गुणा कर देते हैं, तो हमने यहाँ पर 6 से गुणा कर दिया। अब क्षेत्रफल कितना दिया गया है कि 96√3 दिया गया है। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये निकल करके आएगा √3 से √3 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 से इस तरीके से कटेगा 96, तो ये 16 हो जाएगा। अब ये 4 उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर बराबर जो हमें मिलेगा 4 और 16 ये 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 64, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। अभी 8 और ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर हटेगा, तो ए बराबर जो हमें प्राप्त होगा वो मिलेगा हमें 8। ठीक है, अब हमें एक साइड ये वाली प्राप्त हुई, ये वाला क्या मिला हमें 8। ठीक है, अब हमें कितने पूछा, ये 6 साइड हैं, तो 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 8 कितना हो जाता है 48। तो विकल्प बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि कोई स्थान P है, यहां से हरि और रवि क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और आपका जो दूसरा व्यक्ति है वो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है या फिर आरंभ करते हैं। और यदि वह विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनके बीच की दूरी कहा जा रहा है कि 5.2 किलोमीटर कब होगी या फिर कितने घंटे कितने मिनट के पश्चात होगी। तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब कोई बंदा आपस में इधर की तरफ आएगा तो दूरी घटेगी, जब बंदा मतलब कोई लोग यहां से एक पॉइंट से पीछे की तरफ जाएंगे तो उनके बीच की दूरी बढ़ेगी। यहाँ पे दूरी क्या कर देते, माइनस कर देते, यहाँ पे दूरी मतलब इनकी स्पीड जो चाल होगी वो क्या कर देते हैं, हम जोड़ देंगे। ठीक है, चाल जोड़ देंगे, तो पहले बंदे का कितना दिया गया है 3 और दूसरे का कहा गया है कि 3.5 दिया गया है। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये 6.5 निकल करके आएगी इनकी चाल। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम 13/2 लिख सकते हैं। ये आपका कितना दिया गया है, दूरी दी गई है। ठीक है, दूरी कितनी है 5.2 किलोमीटर, तो 5.2 किलोमीटर को हम चलाएंगे इनकी स्पीड से। स्पीड इनकी कितनी दी गई है 13/2। अब ये 5.2 को हम ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/13 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या निकल करके आएगा 8/10 घंटे प्राप्त होगा, 8/10 हमें मिलेगा। ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं आपको,
ये मिलेगा हमें 8/10। ये हो गया हमारे घंटा। क्वेश्चन का जो उत्तर आ रहा है वो मिनट में आ रहा है। देखो ऑप्शन में सब में मिनट दिया गया है, तो मिनट में इसको बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, 60 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 6 48 हो जाएगा। तो ये 48 मिनट के बाद में क्या होगा, इतनी दूरी बनेगी, यानी कि विकल्प सी क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, कभी कभी क्या हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकती है बोलने में करने में, लेकिन हमारा कोई इंटेंशन आपको गलत बताना नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी टंकी का 1/4 भाग में 145 लीटर पानी आता है। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि यदि टंकी में 180 लीटर पानी हो तो टंकी का कितना भाग भरा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई एक टंकी है। ठीक है, मान लेते हैं कि 1/4 भाग कहा जा रहा है, तो एक भाग में कितना 145 आ रहा है, तो 4 में कितना आएगा, तो 145 को 4 से गुणा कर देते हैं, कुल तो नीचे वाला भाग होता है। तो जब इसको गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा आपका 580 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 580 लीटर प्राप्त हो जाएगा। फिर हमसे कहा जा रहा है कि 180 लीटर पानी भरा है, तो टंकी का कितना भाग भरा है, तो कुल जो होता है उसको नीचे हमने रख लिया, भरा कितना है, ऊपर वाला भाग भरा है। ठीक है, फिर यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, 0 0, फिर क्या बनेगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये 29 दूना होता है। ठीक है, तो 9/29 भाग जो है इसका भरा हुआ है। ठीक है, टंकी का। तो ये बस भाग पार्ट निकालना है। मैं बार बार कहता हूँ कि नीचे वाला कुल होता है, ऊपर वाला उसका भाग होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा है कम है वो आपको पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो सही उत्तर होता है वो 9/29, ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे क्वेश्चन को ध्यान रखना है। ये आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम के लिए बस कॉन्सेप्ट रिवाइज करते जाइए। ठीक है, फिर देखते हैं कि किसी पूर्ण संख्या के वर्ग के 3 गुने से उस तक के 4 गुने को घटाने पर संख्या से 50 अधिक होता है, वह संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को पढ़ना है और क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो सबसे क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमें क्या दिया गया है। हमें कहा गया कि कोई एक संख्या है। ठीक है, तो हम संख्या को थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। कोई संख्या है, कोई पूर्ण संख्या है। ठीक है, उसके वर्ग के हमने क्या कर लिया, इसका वर्ग कर लिया। फिर क्या, इसके 3 गुना, तो भैया हमने इसको क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि उसके 4 गुने से, यानी कि इसके 4 गुने घटाने पर, तो घटाने का हमने चिन्ह लगा दिया और किसका 4x कर लिया, यानी कि 4 गुणा x हो गया। कितना अधिक है, यानी कि कितना हमें प्राप्त होता है, 50 अधिक प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम इस इक्वेशन यानी कि समीकरण हमें क्या मिलती है कि 3x² माइनस 4x और ये अंदर आएगा तो ये 50 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो जब आप इसको हल करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, विकल्प डी आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे 2 मान प्राप्त होंगे। ठीक है, आपको एक प्लस में प्राप्त होगा, एक माइनस में। माइनस को नेग्लेक्ट करके प्लस को लेंगे तो आपको यहाँ पर विकल्प डी मिलने वाला है। ठीक है, बाकी और भी कई तरीके हैं जिस क्वेश्चन को कर सकते हो, मैंने सिंपल भी आपको बता दिया है करने का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, आपका DI का है। ठीक है, बाकी चीजें यहाँ पर क्या दी गई देखते हैं कि निम्न आपका रेखा ग्राफ है। एक कंपनी द्वारा 1995 से 2000 की अवधि के मध्य अर्जित जो आपका क्या है, वार्षिक प्रतिशत लाभ को दर्शाता है। ये सिर्फ प्रतिशत लाभ है, देखो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि इस रेखा ग्राफ को पढ़ करके जो प्रश्न है उनका उत्तर देना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं वो 1000 करोड़ में दी गई हैं। ठीक है, उसे ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ष 1995 के दौरान कंपनी का व्यय जो था वो 20,000 करोड़ था। ठीक है, तो उस कंपनी की आय थी 1995 कितने, वो भी हमें 1000 करोड़ रुपए में बताना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि व्यय कितना था, ये इतना था। ठीक है, इसका ये प्रतिशत लाभ कहा जा रहा है। तो अगर किसी की आय होगी तो आय में क्या शामिल होगा, उसका एक तो उसमें क्या वो कुछ व्यय करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसने व्यय 100% किया था और उसे कुछ क्या मिला होता, लाभ मिला होगा। तो लाभ यहाँ देखो 1995 कितना दिया गया है, ये 1995 इसको कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, ये यहाँ पर सीधे जाएंगे तो देखेंगे कि हमें 40% लाभ प्राप्त हो रहा है। तो उसने 100% कुछ खर्च व्यय किया होगा। ठीक है, 40% उसने क्या किया, लाभ कमाया। तो कुल उसका कितना हो गया, उसने 140 मतलब उसके हाथ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 20,000 करोड़ क्या था, उसका व्यय था। अब यहाँ पर जो हमने लिखा कि 20,000 करोड़ का ये क्या करते, 140/100 करके इसको जब सॉल्व करेंगे तो सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, 14 दूना
और ये 0 0 जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 28,000 करोड़ यानी कि विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन करना है। डीआई के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 144 वस्तुओं को बेचने पर नमिता को 6 वस्तु का जो होता है विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसे हानि प्रतिशत कितनी हानि हुई वो हमें प्रतिशत में बतानी है। ठीक है, तो ये जो प्रतिशत शब्द लिखा है और यहाँ ऑप्शन में नहीं लिखा है, तो इसको भी वहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, लैंग्वेज को जरूर पढ़ना है। अब वहां पर देखो 144 वस्तुएं बेच रही है नमिता, ठीक है, और उसे क्या हो रहा है, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रही। तो वो बेच कितनी रही है, बेच तो वो इनको जोड़ने पर हो रहा है ना, यानी कि वो 150 वस्तुएं बेच रही है। बस इसी लैंग्वेज को आपको ध्यान में रखना था, यहीं पर चीजें अटक सकती हैं अगर आपको थोड़ा सा अगर ध्यान न दिए तो। ठीक है, अब 150 बेच रहे हैं, यानी कि हम कोई क्या करते हैं, हानि या लाभ या किसी चीज की गणना करते तो मूल पे करते हैं। मूल कितना है हमारा 150, उसको हानि कितने की हो रही है, तो सबसे पहले ये देखिए हानि हो रही है 6 की, तो 6 ऊपर कर लेते हैं। अब हम क्या कर देंगे, 100 से ये कर देंगे तो 25 था, और 25 4 से हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो 4% बचेगा ये आपका सही उत्तर हो, यानी कि उसे 4% की हानि होती है, यानी कि विकल्प ए में देखो 4% दिया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया, इसमें कहा जा रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का पात्र है, यानी कि बर्तन है, पात्र का मतलब होता है, और जिसके आधार की परिधि 132 मीटर मतलब सेंटीमीटर है, माफ करना सेंटीमीटर दिया गया है, और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दी गई है। इसमें यह कहा जा रहा है कि पात्र की धारिता क्या है, लीटर में है, लीटर में कितनी होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी, यानी कि इसके अंदर हम कितना धर सकते हैं, यानी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पे हम थोड़ा चीज आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है 2πRh। जो होता है संपूर्ण पृष्ठ होता है बेलन का, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 2π, या ब्रैकेट में आपका h+r कह सकते हैं। ठीक है, आयतन का सूत्र होता है πr²h, और बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। ये आपको पता है, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आधार की जो परिधि दी गई है वो हमें दी गई है 132 सेंटीमीटर। तो आधार की परिधि का जो इस बेलन के सूत्र होता है वो 2πr बराबर कितना 132 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी बेसिस पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें रेडियस यानी कि जो त्रिज्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 21, यानी कि जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हमें 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस इसमें जब रख करके सॉल्व करोगे तब। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इसमें इसकी धारिता बतानी है। ठीक है, धारिता के लिए सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कि आयतन निकालेंगे, और आयतन का सूत्र यहाँ पर क्या दिया गया है, πr²h। ठीक है, πr²h। अब इसमें क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू को रख देंगे, तो ये हो जाएगा 22/7, और फिर आपका r जो निकल करके आया था वो 21 × 21 हो जाएगा, ये 21 × 21 हो जाएगा। और हाइट आपकी कितनी दी गई है, ऊंचाई यहाँ पर 25 दी गई, तो इसको 25 से क्या कर देंगे, गुणा। ठीक है, इस तरीके से कैंसिल होगा, तो जो वॉल्यूम बचेगा यानी कि आयतन आएगा कितना, 22 गुणा फिर कितना बचेगा आपका 7 और 3, ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और फिर 21 और फिर बचेगा 25। ठीक है, तो जब आप इसको गुणा करोगे तो जो भी आएगा यानी कि आएगा आपका 34,650 आएगा। ठीक है, ये जब आएगा तो ये हमें वॉल्यूम मिला है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, बस हमें इसके आगे का जो था कॉन्सेप्ट बताना है। ठीक है, अब आगे का कॉन्सेप्ट क्या करेंगे हम, ठीक है, उसे देखते हैं। हमें धारिता के बारे में कहा गया, धारिता बतानी है। तो धारिता का मतलब क्या है, यहाँ पर जो एक आपका जो 1000 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर जो आपका होगा स्क्वायर, ये हो सकता है आपका एक स्क्वायर क्यूब, तो ये होता है आपका 1 लीटर के बराबर होता है, इसे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ था, आयतन जो प्राप्त हुआ था, ठीक है, क्यूब में, तो वो 34650 प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, अगर इससे भाग कर दें इसको तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो के बाद में ये 1 जीरो कट जाएगा। अब 2 जीरो बचे तो 2 जीरो के बाद में यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, यानी कि 34.65 क्या हो जाएगा, लीटर इसकी धारिता हो जाएगी। तो बस इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 लीटर में कितना वो सेंटीमीटर क्यूब का जो होगा कवर करेगा, बस यही हमें कॉन्सेप्ट आपको बताना था। तो इसमें आपका सही उत्तर किसमें होगा, विकल्प ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि तनु का आईपैड है वो कितना 99 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलने में उसकी सहायता करें। ये क्वेश्चन आपके हाईकोर्ट के द्वारा पूछा गया था, बस हम आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिखाने के लिए इसको शामिल किए हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन को आप आसानी से कर सके, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए 1 मीटर जो दिया गया है, 1 मीटर में हम क्या लिख सकते हैं, जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा अगर हम कर दें 100 मीटर कर सकते हैं। अब लेकिन हमें कितना चाहिए, 99 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 1 बटा 100 लिख करके अगर हम इसको 99 से इंटू कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये 2 जीरो लगे हैं ना, तो ऊपर जाकर के जीरो के बाद में ये उसके आगे क्या करेंगे, 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो और ये भी कैसा होगा, मीटर में होगा, तो विकल्प भी देखो आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक ताजी मछली को सुखा देने पर उसका वजन अपने मूल वजन का 1/3 हो जाता है, यानी कि 1/3 हो जाता है। तो बताएं कि 1 माह में माधव के पास कितने किलोग्राम सूखी मछली होगी यदि 6000 किलोग्राम ताजी मछली को वह सुखा देता है तो, ठीक, 1 महीने बाद में। तो यहाँ पर सीधे 1/3 की बात कही जा रही है, 1/3, ठीक है। यदि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर 30 हैं तो सूख करके कितनी बचती हैं, 10 बचती हैं, ठीक, ऐसा कुछ। यहाँ पर जो ये हमें दिया गया है 6000, तो अगर हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, तिहाई हिस्सा बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 बचता है ना, तो 2000 हो जाएगा। विकल्प डी जो होगा आपका सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अब ये बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पर जो स्टेटमेंट वाली बात कही गई है बस इसी को आपको समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या हुआ है, जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर बताने के लिए शामिल किया है। पहला जो स्टेटमेंट या कथन दिया गया उसमें कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 20 है, ठीक है। दूसरी बात कि दूसरी संख्या का महत्तम समापवर्तक 50 है। फिर कहा जा रहा है कि तो या फिर और 2 का गुणनफल क्या है, 2 का मतलब, इसका मतलब जानते हो क्या है, यहाँ पर आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझना है, ये कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, किसके बराबर होगा। ऑप्शन में क्या दिया गया है कि 20 + 5 50 होगा, कि 20 और 50 गुणे 50 का महत्तम समापवर्तक होगा, या 20 गुणे 50 होगा, या फिर 20 और 50 गुणे 20 का लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो अभी आप कुछ नहीं, सब कुछ यहाँ पर आपको पता है, ठीक है। बस मैं आपको चीज़ें रिकॉल कराने की, यानी कि याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं रिकॉल हो रही है तो, ठीक है। रिकॉल क्या कराना है कि पहली, यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा और गुणे क्या हो जाता है, मासा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। जब हमें कहा गया कि पहली 2 संख्याओं को एलसीएम कितना दिया गया है, 20, तो एलसीएम हमने यहाँ पर लिख लिया 20, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है कि महत्तम समापवर्तक कितना दिया गया है, 50, तो हमने लिख लिया भैया 50, ठीक है। फिर हमसे कहा जा रहा है कि इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, बस हमें यही तो जानना है। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का गुणनफल 20 गुणे 50 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होता है वो 20 × 50 हो जाता है। बस ये क्वेश्चन आपसे एज इट इज पूछा गया था और उसका आंसर भी ऐसे ही दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को हमें ये वाले फॉर्म में डील करना है, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके हाईकोर्ट के द्वारा ही पूछा गया था कि 2012 में एक शहर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है, ठीक है। अब यह कह रहा है कि यह संख्या कि इनमें से किसके बराबर है, ये वाले ऑप्शन दिए गए, इनमें से किसके बराबर है। तो मिलियन की जब बात कही जाती है तो आपको पता होगा, आप तो जान ही गए होंगे कि एक जो मिलियन होता है वो किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है, यानी कि उसके पीछे हम कितने जीरो लगाएंगे, 6 जीरो लगाएंगे, ठीक है, 6 जीरो लगा देते हैं। अब यहाँ पर जो हमें ये चीज़ इतनी यहाँ दी गई है तो इसको हम क्या कर देंगे, 303, ठीक है। इसके पीछे जब हम 6 जीरो लगाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, यानी कि इसका हम क्या करेंगे, 1 मिलियन से ऐसे गुणा कर देंगे तो कितना बचेगा, 303। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट लगा हुआ था तो यहाँ से 1 जीरो कम हो जाएगा, यानी कि इसके पीछे 1 2 3 4 5 जीरो होने चाहिए। यहाँ पर देखो 4 जीरो हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसके पीछे 5 जीरो रहने चाहिए, बस आपको यही चीज़ पकड़नी थी, ठीक है। और बाकी मिलियन आपका जो 10 लाख ही होता है उसे कहते हैं, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आपको एक अगले सेशन में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सके, ठीक है।
तब तक के लिए जय हिंद।